गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो, हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे, तो आज हमें बहमनी पढ़ना है। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य में एक दो पॉइंट है, बस वो देख लो, फिर बहमनी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो विजयनगर में विजयनगर साम्राज्य। ठीक। एक तो हम थोड़ा सा ना दोनों की कंपैरिजन देख लेते हैं स्टार्टिंग में। मतलब कुछ चीज़ें से यहाँ पे राजधानी क्या थी तो यहाँ पे क्या थी। दूसरा हमारा अब पढ़ेंगे बहमनी। अब कौन सा पढ़ेंगे? बहमनी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य। अब विजयनगर में मैंने आपको जो राजधानी बताई थी, राजधानी क्या थी? हम्पी थी। अच्छा, स्थापना कब हुई थी इन दोनों की? स्थापना इसकी हुई थी 1336 में और इसकी 1347 में। ठीक। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दोनों अलग हो गए थे। यहाँ पे राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी थी हम्पी। ठीक है। और इनकी थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है, इनकी थी गुलबर्गा। संस्थापक कौन थे? संस्थापक यहाँ पे हरिहर और बुक्का दो भाई थे। ठीक है। और यहाँ पे कौन थे? हसन गंगू। क्लियर। अब इनकी एक आती है मुद्रा मतलब कि करेंसी क्या थी? मुद्रा मतलब करेंसी। इनकी तो थी पैगोडा। विजयनगर की क्या थी? पैगोडा। विजयनगर की पैगोडा। और बहमनी की थी हुण। बहमनी की क्या थी? हुण। क्लियर। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, मतलब ये चीज़ मैं भी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको यहीं पे दोनों चीज़ें का पता चल गया। ठीक है। जब कोई चीज़ हम मतलब कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो हमें दोनों चीज़ें याद रहती हैं। यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये है। ठीक है। अब विजयनगर को ही थोड़ा सा और कंप्लीट हम करते हैं, तब बहमनी पे चलेंगे। बहमनी में वैसे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। विजयनगर की में हमने ये तो इतना तो क्लियर हो जाएगा। विजयनगर में जो था, ये ऐसे क्यों आ रहा है? अच्छा, देखो, विजयनगर साम्राज्य में एक वो होता था, मतलब टैक्स का क्या हिसाब था, किस तरीके से टैक्स लिया जाता था। तो वहाँ पे ना ज़मीन को 4 भाग में डिवाइड किया गया था। मतलब 4 टाइप्स की थी ज़मीन, 4 तरह की ज़मीन थी। एक तो थी इसमें सिंचित भूमि, मतलब टैक्स के आधार पर ज़मीनों को 4 भाग में डिवाइड किया गया था। पहली कौन सी थी? सिंचित भूमि। ठीक है, सिंचित भूमि। दूसरी होती थी सिंचित भूमि, एक होती थी बागानी भूमि। थर्ड नंबर पे ऊसर भूमि। और चौथी थी जंगली भूमि। जंगली कह सकते हैं जहाँ पे वन। ठीक है, जंगली भूमि। अभी सिंचित भूमि थी, नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे ना सिंचाई बहुत अच्छी तरह से होती थी इस ज़मीन को, सिंचाई वाली ज़मीन। तो यहाँ पे फिर फसलें भी बहुत अच्छी होंगी। अब जब यहाँ फसलें बहुत अच्छी थी तो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पे फसलें ज़्यादा अच्छी होती थी तो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा था, तो यहाँ पे टैक्स था ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा टैक्स मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स था, सबसे ज़्यादा इसी पर था। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा टैक्स किस पर था, तो किस पर था? सिंचित भूमि पर था सबसे ज़्यादा टैक्स। क्लियर ना। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या था? बागानी भूमि जो थी, इसमें थोड़ा सा इससे कम टैक्स था। सिंचित भूमि से थोड़ा कम टैक्स किस में था? बागानी भूमि में था। सिंचित भूमि से थोड़ा सा कम किस में था? बागानी में। तो इसमें हम थोड़े से कम ही बना लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम था। ये जो ऊसर भूमि थी, ऊसर भूमि में फसलें हर साल नहीं होती थी, मतलब थोड़ी सी कह सकते हैं बंजर जमीन थी। इसमें फसलें एक साल में, कैसा हो रहा है आज? ठीक। तो ऊसर भूमि में क्या होता था? ऊसर भूमि में फसलें हर साल नहीं हो रही, ऐसा होता था, मतलब एक साल का गैप कर दे फिर अगले साल कुछ फसल होगी, और तब भी पूरी नहीं होती थी। तो यहाँ पे टैक्स और कम था। ठीक है, मतलब सबसे कम टैक्स इस पे था, क्योंकि जो जंगली भूमि थी यहाँ पे वन थे, है ना, फसलें तो होती नहीं थी, ना के बराबर होती थी जंगली भूमि में, तो यहाँ पे टैक्स था ही नहीं। अब इससे एक तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, विजयनगर साम्राज्य में भूमि को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो 4 भागों में।
कौन कौन सी? सिंचित, बागानी, ऊसर और जंगली। सिंचित, बागानी, ऊसर, जंगली। ठीक है, उसमें भी फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स था, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन सी भूमि पर था? तो सबसे ज़्यादा टैक्स किस पर था? सिंचित भूमि पर। सबसे कम किस पर था? ऊसर पर, क्योंकि जंगली पर तो टैक्स था ही नहीं। ठीक है, जंगली पर तो टैक्स था ही नहीं, ये तो जंगली है, जंगली पर तो टैक्स था ही नहीं। सबसे कम किस पर था? ऊसर भूमि पर था। विजयनगर का ये क्लियर। दूसरा ये होता था कि जैसे हमने अभी जो पढ़ा था कि दान में भूमि जमीनें दी जाती थी, जैसे सामंती व्यवस्था थी, इक्ता व्यवस्था थी। इक्ता व्यवस्था में तो था कि सैलरी के सामंती, इक्ता व्यवस्था में क्या था कि सैलरी की जगह, है ना, वेतन की जगह आप क्या दे रहे हो? भूमि दे रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल दान में भूमि दे रहे हैं तो विजयनगर में क्या करते थे? एक तो सैनिकों को दान में भूमि देते थे, सैनिकों को। ठीक है, सैनिकों को दान में भूमि देते थे। दूसरा मंदिरों के लिए देते थे, मंदिरों के लिए। ठीक, तो जो भूमि हमने सैनिकों को दी दान में, जो भूमि हमने सैनिकों को दान में दी उसको बोलते थे अमर भूमि, अमर भूमि। ठीक है, उसको बोलते थे अमर भूमि। और जो हमने मंदिरों के लिए दी उसको बोलते थे देवभूमि। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, सैनिक बेचारे अमर होते हैं, है ना, तो उनको अमर भूमि, और जो देवता मंदिर में रहते हैं तो उनके लिए देवभूमि होती थी। तो ये हो गया विजयनगर का। विजयनगर मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिया आपको। एक चीज़ और है विजयनगर में कि मतलब जो शासन था, प्रशासन कहते हैं जिसको, प्रशासन किस तरह से डिवाइड था। जैसे कि सबसे प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, उससे छोटा क्या था, है ना। जैसे हमने जब मगध पढ़ा था, मगध महाजनपद, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पहले होता था राज्य, है ना, पहले क्या होता था? राज्य। ठीक है, उसमें पहले हो गया राज्य मगध में, है ना। राज्य, सब राज्य किसको बोलेंगे हम? देश को, मतलब पूरे देश को हम राज्य बोलते थे। कहते नहीं इस राजा का राज्य, उस राजा का राज्य। तो राज्य मतलब पूरे देश को डिनोट करता था, ठीक है ना। राज्य हो गया। इससे छोटा होता था प्रांत, राज्य के बाद प्रांत। ठीक, प्रांत से छोटा होता था राज्य, प्रांत, उसके बाद हम कह सकते हैं ब्लॉक मतलब मंडल, और उसके बाद गांव, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? प्रांत से छोटा जिला, जिला आएगा, जिला, जिला। इसके बाद आता था ब्लॉक मतलब मंडल वाला एरिया, और इसके बाद गांव, इसके बाद क्या? गांव। ठीक है ना, इसके बाद आता था गांव, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद गांव। ठीक, ये तो हाँ मगध में, ये तो था मगध महाजनपद में। अब आप देखो कि इसमें विजयनगर में इस चीज़ को किस तरह से क्या नाम लेते थे, क्योंकि विजयनगर की जो भाषा थी, देखो इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो। जब हमने ये पढ़ा था विजयनगर की भाषा क्या थी? विजयनगर की भाषा तेलुगु थी, ठीक है ना, क्योंकि तेलुगु भाषा के जनक अलसी पेडन्ना, अलसी पेडन्ना किसके दरबारी थे? कृष्णदेवराय के। ठीक है, तेलुगु भाषा के जनक। एरिया कौन सा था? आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला, तो भाषा वो होगी तेलुगु। यहाँ पे भाषा क्या हो जाएगी? ये कौन से एरिया में थे? महाराष्ट्र वाले, मैंने बताया था ना ऊपर कौन थे महाराष्ट्र वाले एरिया में? बहमनी। तो इनकी भाषा क्या थी? इनकी मराठी थी। बहमनी की भाषा क्या थी? मराठी थी। अब इनकी भाषा जब तेलुगु है तो ये इसकी तरह, इस वाली भाषा की तरह तो नहीं कहेंगे, इनके कुछ और नाम होंगे। ठीक है, तो इनके जो नाम थे, इनके जो नाम थे, इनके थे देश, मंडल, कोट्टम। राज्यों को क्या बोलेंगे? देश, पूरा देश, है ना। प्रांत को बोलते थे कोट्टम, देश नहीं मंडल, देश, मंडल, कोट्टम। प्रांत को क्या बोलते थे? मंडल, देश, मंडल, इसके बाद कोट्टम, कोट्टम, कोट्टम से छोटा नाडु, नाडु। और गांव को क्या बोलते थे? गांव को बोलते थे उर, गांव को बोलते थे उर। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो मंडल और दूसरा उर। मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने कृष्णदेवराय के बाद दूसरा राजा कौन बताया था? अच्युत देवराय। ठीक है, उन्होंने इसके लिए अधिकारी बनाया था, उसका नाम था महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। ठीक है, महामंडलेश्वर यहाँ पर शासन करता था, महामंडलेश्वर। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि जो इसकी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी विजयनगर साम्राज्य में? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? उर, मतलब कि गांव, उर।
ठीक, तो ये हो गया विजयनगर कंप्लीट। अब हम चलते हैं बहमनी पर। अब हम किस पर चलते हैं? बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के बारे में आप लगभग आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं विजयनगर के साथ ही। ठीक है, विजयनगर के साथ ही आप आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। दूसरा, कुछ मैंने आपको बातें अब बताई। इसमें देखो क्या क्या आप जान चुके हैं। पहला कि ये अलग किससे हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, दूसरा पॉइंट कब अलग हुआ? 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में किसने अलग किया? हसन गंगू ने। किसने अलग किया? हसन गंगू। तो पहला राजा कौन बन गया हमारा? हसन गंगू। हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू ने अलग किया। हसन गंगू का जो असली नाम था या मूल नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह था। क्या नाम था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, इसी वजह से इसने अपने वंश का नाम क्या रखा? बहमनी वंश रखा। अपने वंश का क्या नाम रखा? बहमनी वंश रखा। इतना हो गया। ठीक, इनकी भाषा क्या थी? मराठी। एरिया कौन सा था? महाराष्ट्र वाला। मुद्रा क्या थी? हुण। राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा राजधानी किसने बनाई? हसन गंगू ने। हसन गंगू ने राजधानी क्या बनाई? गुलबर्गा। ठीक है ना, गुलबर्गा राजधानी बना दी। अब हसन गंगू के बाद जो अगला शासक बना वो बना मोहम्मद प्रथम। याद करो, बुक्का से लड़ाई हुई थी जिसकी। ठीक है, अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक कौन बना? मोहम्मद प्रथम। अगला शासक कौन बना? मोहम्मद प्रथम। तो जो मोहम्मद प्रथम था, मोहम्मद प्रथम की लड़ाई किससे हुई थी? बुक्का प्रथम से। किससे हुई थी? बुक्का प्रथम से, है ना। और किसके लिए हुई थी? रायचूर दोआब के लिए। रायचूर दोआब के लिए। और ये भी याद होगा कि मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को हरा दिया था। फिर दोनों साइड में राजा चेंज हो गए, तो अगला शासक कौन बनता है? दोनों साइड में जब राजा चेंज हो गए तो अगला शासक कौन बना? फिरोज शाह बहमन। ये याद करो, फिरोज शाह बहमन के टाइम पर विजयनगर में कौन शासक था? फिरोज शाह बहमन के टाइम पे विजयनगर में शासक कौन था? यहाँ पे बुक्का के बाद कौन आ गया? देवराय प्रथम। कौन आ गया? देवराय प्रथम। ठीक है, अब ये भी किसका है? विजयनगर का। ये भी विजयनगर का है। लड़ाई कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है। किसके लिए? रायचूर दोआब के लिए। यहाँ पे मोहम्मद प्रथम ने हराया बुक्का प्रथम को, यहाँ पे फिरोज शाह बहमन ने हराया देवराय प्रथम को। ठीक है ना, क्लियर इतना? ये हम विजयनगर में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो गया। तो बहमनी में ज़्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं है। 3 शासक को पढ़ लिया हमने इसमें। ठीक, 3 शासक हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद जो अगला शासक बनता है शिहाबुद्दीन। अगला शासक कौन बना? शिहाबुद्दीन। ठीक है, नंबर 4 पर अगला शासक कौन बना? शिहाबुद्दीन। ठीक है, अगला शासक कौन बना? शिहाबुद्दीन। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि फाइनली जो अधिकार हुआ था रायचूर दोआब पर, किसका हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का। उसमें भी किसने किया था? कृष्णदेवराय ने, जो कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के कह लो, या फिर किसके वंश कौन सा था? तुलु वंश या फिर तुलु वंश के कह लो, सबसे महान शासक थे। ठीक है, कौन? कृष्णदेवराय। क्लियर है ना? तो ये शिहाबुद्दीन जो थे, ये शिहाबुद्दीन सबसे महान शासक थे। इसमें महान कह सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा शालीन, मतलब ग्रेट। इनको ना संत के जैसा था, इनका जो वो था ना, मतलब संत की तरह थे। तो इनको ना संत अहमद के नाम से जानते थे, संत अहमद। ठीक है, संत अहमद के नाम से मशहूर शासक कौन थे? शिहाबुद्दीन थे। किसके? बहमनी वंश के। ये क्वेश्चन पूछा गया है, संत अहमद। ठीक है, वैसे इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी ना भक्ति आंदोलन पढ़ाऊंगी इसके बाद, तब हम मुगल स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जितना हम कुछ पढ़ रहे हैं ना, इसमें ना आपने देखो कि भक्ति आंदोलन का मतलब है कि कितने लोग उस टाइम पे जिसमें वे सब आते हैं। शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से मत किसने दिए,
द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है ना, उनके मठ, ये सब एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। फिर मुगल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ वो भक्ति आंदोलन भी चल रहा है, इन सब के साथ वो भक्ति आंदोलन भी चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद सिहाबुद्दीन। ठीक, अब सिहाबुद्दीन के बाद जो अगला शासक बना वो बिल्कुल इनका जस्ट अपोजिट। जितने संत व्यक्ति, जितने धार्मिक कह लो या फिर बिल्कुल कहते हैं ना उसको शालीन, बहुत अच्छे से व्यवहार वाले, है ना, जितने ये थे सिहाबुद्दीन, उसके जस्ट अपोजिट कौन था? अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं। अब ये हुमायूं में बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हुमायूं भैया मुगल में भी है, हुमायूं यहाँ भी आ गया, लेकिन यहाँ पे याद रखो अलाउद्दीन हुमायूं है, वो खाली हुमायूं आएगा, बाबर वाला मतलब मुगल वाला। ये जो अलाउद्दीन हुमायूं था, ये इस वंश का सबसे क्रूर शासक था। इस वंश का भी नहीं, अपने टाइम का, अपने पूरे टाइम का सबसे क्रूर शासक कौन था? अलाउद्दीन हुमायूं। तो और अलाउद्दीन हुमायूं को हम क्या कहते थे? जालिम हुमायूं के नाम से जानते थे। जालिम हुमायूं, जालिम हुमायूं के नाम से फेमस था अलाउद्दीन हुमायूं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जालिम हुमायूं किसको कहा जाता है, ये किस वंश के थे, तो सबसे पहला ना आप हुमायूं दे होंगे एक ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में अलाउद्दीन हुमायूं। तो किसको टिक करना है? अलाउद्दीन हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं का है, हुमायूं है कौन से वंश का? मुगल वंश का। और हम क्या पढ़ रहे हैं? बहमनी। बहमनी में है अलाउद्दीन हुमायूं। बात क्लियर है ना? अलाउद्दीन हुमायूं सबसे क्रूर शासक अलाउद्दीन हुमायूं, है ना। संत अहमद सिहाबुद्दीन, स्थापना किसने की? हसन गंगू। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है। बुक्का की लड़ाई किससे हुई? मोहम्मद प्रथम से। देवराय की लड़ाई किससे हुई? फिरोज शाह बहमन से। तो दोनों ही एक साथ हमारे क्लियर हो गए। ठीक, अब इसके बाद जो छठा राजा बनता है उसका नाम है कलीमुल्ला। छठा राजा कौन बना? कलीमुल्ला। छठा राजा कौन बना? कलीमुल्ला। ठीक है, कलीमुल्ला। ये जो कलीमुल्ला था, ये इस वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था, क्योंकि इस वंश मतलब कलीमुल्ला के टाइम पर इस वंश का बिखराव हो गया और इसकी 5 शाखाएं बन गई। जो मैंने पढ़ाया था ना 5 शाखाएं, जिन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? 4 शाखाओं ने, ताली कोटा का युद्ध, वही 5 शाखाएं। तो कलीमुल्ला के टाइम पे क्या होता है? 5 शाखाओं में टूट जाता है। बहमनी वंश की 5 शाखाएं बन जाती हैं। ये 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? 3 तो बी से है, फिर दूसरी अहमदनगर गोलकुंडा, वो अलग होगी, AG। 3B AG है ना, या फिर कर सकते हैं AB, नहीं AG होगा ना, AGBBB, ट्रिपल B AG, या किसी भी तरह से याद कर सकते हो ना। तो 5 शाखाएं हमारी कौन सी थी? अहमदनगर, G से गोलकुंडा, अहमदनगर, गोलकुंडा, अब 3 भी है, बरार, ना बरार हम लास्ट में लिखेंगे, बरार लास्ट में लिखेंगे। तो बीदर लिख देते हैं, बीदर, बीजापुर और बरार। ठीक है, बीजापुर और बरार, 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारी 5 शाखाएं। तो ये जो इन सब में इन चारों ने किस पे हमला किया था? बरार को छोड़कर इन चारों ने हमला किस पर किया था? याद है ना? राम राय कौन से वंश का थे? तुलु वंश का राम राय। और राम राय सेनापति किसका था? सदाशिव राय का। सेनापति किसका था? सदाशिव राय का। इसने इन सब में फूट डाली थी, लेकिन ये चारों एक साथ हो गए और इसने हमला किस पर कर दिया? राम राय पर। कब? 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। और 1565 ईस्वी में ये तो मरते ही, भाई ये 4 एक साथ है ना। तो ये राम राय की मृत्यु हो जाती है। और 1565 ईस्वी में जो ये युद्ध हुआ, इसके मैंने 3 नाम बताए थे आपको। सबसे फेमस नाम ताली कोटा का युद्ध। सेकंड नंबर पे क्या आ सकता है? बन्नी हट्टी का युद्ध। और कभी इत्तेफाकन राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, वो तो खैर अलग ही है ना, वो आपको कहीं किसी ने पढ़ा होगा बस, राक्षसी तांगड़ी। तो मेन नाम इस युद्ध का क्या है? 1565 में ताली कोटा का युद्ध। ठीक है ना, ताली कोटा का युद्ध, ताली कोटा का युद्ध। अब ये जो 5 शाखाएं हुई हैं,
अब इनके ना वंश अलग अलग हो गए सबके, कोई सा अहमदिया वंश है, कोई कौन सा वंश है, कोई कौन सा वंश है, ठीक है ना। ये अहमद, मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी, अहमद वंश ने। तो इस तरह से इनके संस्थापक भी अलग हैं, कोई कब अलग हुआ, कोई कब अलग हुआ, इनकी डेट्स भी अलग हैं। दूसरा फिर इनके वंश अलग हो गए। तो ये ना ज़्यादा डीप हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं। बस अब आप इनका अब दोबारा जिक्र पढ़ोगे ना, तो मुगल ख़त्म करने के बाद वापस से जब मराठा पाएंगे, तो मराठा में शिवाजी ने इन सबको छोटे 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 करके सबको जीत लिया था, है ना। मराठा में तो शिवाजी तो सभी जानते हैं। जैसे मैंने अभी विजयनगर का बताया था, विजयनगर का जो आखिरी वंश था आरवीडू वंश, कौन सा वंश था, आरवीडू वंश। आरवीडू वंश का आखिरी शासक कौन था, आरवीडू वंश का अंतिम शासक कौन था, रंगा, रंगा थर्ड। रंगा थर्ड पर भी तो किसने, शिवाजी ने ही आक्रमण करके अपने में मिलाया था। तो इन सबको धीरे धीरे कौन लपेट लेगा, शिवाजी अपने में लपेट लेगा, ठीक है। तो इनके नाम आप तब पढ़ोगे। अब इनकी स्थापना किसने की, क्यों की, कैसे की, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी, ठीक है। इनका जिक्र आप तब पढ़ोगे, तो तब आपको ये बीदर, बीजापुर, बरारी सब सुनने को मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य बिल्कुल कंप्लीट। अब एक बार मैं भक्ति आंदोलन और पढ़ा दूंगी आपको, उसके बाद हम मुगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर बीच में कोई भी वो नहीं होगा उसमें गैप या फिर कुछ भी इंटरफेयर, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बने रहे हमारे साथ।